हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे सामग्री नियंत्रण की प्रक्रिया का। जैसा आपको पहले बताया था कि सामग्री की लागत को नियंत्रित करने के लिए सामग्री को कंट्रोल कैसे करें, मटेरियल की कॉस्ट को नियंत्रित कैसे करें, उसके लिए उसका एक प्रोसेस है जिसको हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो सामग्री लागत नियंत्रण करने के लिए सबसे पहला है सामग्री को संकेत संख्या प्रदान करना। हम उत्पादन प्रक्रिया में जो सामग्री प्रयुक्त होती है, जो क्रय की जाती है, उसको एक कोड नंबर उसको दिया जाता है। जैसे ABCD के आधार पर नंबर दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 के आधार पर दे सकते हैं। तो उनकी अलग अलग हमको कोडिंग करनी पड़ती है। तो एक संकेत संख्या उस मटेरियल को देना पड़ता है कि ये मटेरियल किस प्रकार के कोड का मटेरियल है। इसके बाद है सामग्री के क्रय एवं प्राप्ति पर नियंत्रण। दूसरा नंबर आता है कि सामग्री का जो क्रय किया जाता है वो सही मात्रा में हुआ कि नहीं हुआ। जो हमने ऑर्डर प्लेस किया है उस ऑर्डर के हिसाब से उस सामग्री की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, उसकी क्वालिटी कैसी है, सही प्राइस पर वो माल प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है। तो इन सब सारी चीज़ों की जानकारी हमको करनी पड़ती है। तो सामग्री का क्रय प्रॉपर होना चाहिए और उसकी जो जितना बिल के हिसाब से जितना माल हमने मंगाया इनवॉइस के हिसाब से वो माल हमें स्टोर में प्राप्त हुआ है नहीं हुआ है, इसका भी हमको ध्यान रखना पड़ता है। अब ये जो सामग्री की क्रय और प्राप्ति है, इसका एक प्रोसीजर है जिसमें एक परचेज रिक्विजिशन आती है। जो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जिसको कच्चे माल की आवश्यकता है, उसके लिए एक परचेज रिक्विजिशन फार्म होता है, जिसका नमूना इसके अंदर आपको दिया हुआ है। परचेज रिक्विजिशन, इसमें डेट, परचेज ऑफिसर का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, कितनी यूनिट है, कितनी क्वांटिटी चाहिए, परचेज है, ऑर्डर है, ये सप्लायर का नाम क्या है, ये सारी डिटेल इसमें होती है। परचेज ऑफिसर के इस पर साइन होते हैं। तो ये मांग पत्र बना करके इसको क्रय विभाग को भेजा जाता है। क्रय विभाग से फिर ये इसमें एक प्लानिंग डिपार्टमेंट आता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट ये देखता है कि भंडार में सामान्यतया कोई सामान उपलब्ध नहीं होता, उसकी आवश्यकता ऐसे उत्पादन कार्यों के लिए है जिनकी योजना बन रही है। तो क्रय मांग पत्र योजना विभाग द्वारा तैयार करके और क्रय विभाग को भेज दिया जाता है। जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो सबसे पहले प्लान करता है और उसके जितनी माल की रिक्वायरमेंट है वो उसको परचेज रिक्विजिशन के लिए क्रय विभाग को भेज देता है। इसके बाद आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ऐसी सामग्री की जो तुरंत आवश्यकता होती है उसको भंडार गृह में नहीं रखा जाता है। तो उसके लिए क्रय मांग पत्र उत्पादन विभाग के अधिकारी द्वारा तैयार करके क्रय विभाग को भिजवा दिया जाता है। कई बार कोई सामान क्रय विभाग में स्टोर में उपलब्ध होता है, कई बार नहीं होता है, तो उत्पादन विभाग के अधिकारी के द्वारा उसकी डिमांड तैयार करके परचेज डिपार्टमेंट को भिजवा दिया जाता है ताकि परचेज डिपार्टमेंट उस माल को खरीदने की प्रक्रिया पूरी करता है। इसके बाद आता है भंडारण विभाग, स्टोरेज डिपार्टमेंट। तो स्टोरेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत क्या होता है कि स्टोरेज डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो क्रय मांग पत्र है वो स्टोर डिपार्टमेंट को भेज दिया जाता है और भंडार गृह में जितनी भी वस्तुएं रखी हुई होती हैं उनके आधार पर उनका ध्यान रखना पड़ता है कि कितना माल हमारे पास में, किस किस कैटेगरी का माल हमारे पास में है। अब ये भंडार गृह को जो क्रय मांग पत्र तैयार करता है उस समय क्रय मांग पत्र तैयार करते समय उसको इन सीमाओं का ध्यान रखना पड़ता है। ये एक प्रकार से स्टॉक लेवल्स हैं, क्योंकि स्टॉक में अननेसेसरी हम ज़्यादा सामान भी नहीं रख सकते और कम भी नहीं रख सकते। तो उसके लिए स्टोर कीपर को इन चीज़ों का ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। स्टोर्स डिपार्टमेंट में इनका ध्यान हमको रखना पड़ता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये जितनी भी इसमें जो टेक्निक्स आपको बताएंगे अभी, ये सारी ही इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक्स हैं। सामग्री को नियंत्रण करने की यही सारी विधियां हैं, टेक्निक्स हैं, जिनको प्रैक्टिकल दृष्टि से भी हम आगे क्वेश्चन के रूप में देखेंगे और इन्हीं पर इस मटेरियल के अंतर्गत जो है मटेरियल कंट्रोल में जो है वो क्वेश्चन जो है जनरली पूछे जाते हैं। तो इसमें जैसे एक तो आता है पुनः आदेश स्तर, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का मतलब ये है कि किस प्रकार, इनको एक एक करके हम देखेंगे। जैसे रीऑर्डर लेवल है, फिर न्यूनतम स्टॉक स्तर है, फिर आपके ये अधिकतम स्टॉक स्तर आता है, फिर एवरेज स्टॉक लेवल, औसत स्टॉक स्तर आता है, फिर सामग्री का भय स्तर, डेंजर स्टॉक लेवल आता है। उसके बाद इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, आर्थिक आदेश मात्रा आती है। फिर सामग्री नियंत्रण की ABCD विश्लेषण योजना, ये एक टेक्निक है ABCD विश्लेषण योजना, आगे हम इसका डिटेल जिक्र करेंगे। फिर है सामग्री का FS&D वर्गीकरण, ये एब्रीवेशंस है FS&D, इसका मतलब आगे बताएंगे। फिर पुर्जों का वेड एनालिसिस, वेड वर्गीकरण VED। फिर JIT विचारधारा, जस्ट इन टाइम अप्रोच। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं। इन सारी चीज़ों को क्रय मांग पत्र तैयार करते समय इनका ध्यान रखना आवश्यक जो है वो होता है।
अब एक एक को हम देखते हैं। जैसे पुनः आदेश स्तर, ऊपर आया रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर का मतलब क्या होता है? रीऑर्डर का लेवल का मतलब ये होता है कि हमने कोई माल यदि मंगा लिया तो उस माल को मंगाने के बाद में हमारे पास यदि माल ख़त्म होने को है तो ख़त्म होने के बाद में यदि आप ऑर्डर देंगे तो माल को आने में समय लगेगा। तो उतने दिन फिर प्रोडक्शन के लिए माल चाहिए, वो कहाँ से आएगा? तो इसलिए हमारे पास इतनी मात्रा में स्टॉक में माल बचे, जैसे 100 बचे, 200 यूनिट बचे, तो हमें दोबारा ऑर्डर हमें देना पड़ता है। तो रीऑर्डर यानी दोबारा माल मंगाने का आदेश कब दिया जाए, स्टॉक कितना रहे, तब हम उसका ऑर्डर जो है वो प्लेस कर दें। तो वो हमें रीऑर्डर लेवल के माध्यम से ज्ञात करते हैं। फिर आता है न्यूनतम स्टॉक स्तर, मिनिमम स्टॉक लेवल। हर कारखाने में, हर उद्योग में एक मिनिमम स्टॉक लेवल भी स्टोर कीपर को रखना पड़ता है कि इतनी यूनिट तो एट ए टाइम हमें हमेशा चाहिए ही चाहिए। क्या पता कैसी परिस्थिति हो, जब माल पहुंचने में समय लग जाए, किसी कारण से ट्रांसपोर्ट की हड़ताल हो जाए या कहीं से रॉ मटेरियल मिलना हमें बंद हो जाए, तो हमारी फैक्ट्री, हमारी मशीनें, कारखाना हमारा बंद नहीं हो, मशीनें हमारी बराबर चलती रहे। तो एक बार एक मिनिमम यूनिट कि इतनी यूनिट तो हमें कच्चा माल हमें स्टोर के अंतर्गत एट ए टाइम हमेशा हमें चाहिए ही चाहिए। तो वो मिनिमम स्टॉक लेवल इसमें होता है। उसकी गणना के लिए हमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि एक तो सामग्री के उपभोग की दर कि पर डे हमारा कितना कंजम्पशन होता है, एवरेज एक दिन में कितनी इकाइयों का उपभोग करना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए, और नया माल जब हम मंगाएंगे तो उसको आने में कितना समय लगेगा। मान लो ज़्यादा समय लगेगा तो हमें ज़्यादा स्टॉक रखना पड़ेगा, और कम लगेगा तो हमें कम समय लगेगा। इसके बाद आता है अधिकतम स्टॉक स्तर, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। तो अधिकतम स्टॉक स्तर जैसे मिनिमम है वैसे ही अधिकतम, तो मैक्सिमम स्टॉक स्तर भी जो है वो रखना जरूरी होता है। ये भंडार गृह में वो सीमा है जिससे अधिक वस्तु की मात्रा भंडार गृह में नहीं होने दी जाती। कई बार क्या होता है कि हमें लगता है कि माल हमें सस्ता मिल रहा है और हमने एक साथ काफ़ी सारे माल का ऑर्डर दे दिया और माल ला करके हमने स्टॉक में रख लिया। सस्ता तो मिल गया आपको, लेकिन वो माल ऐसा है कि जितने माल कुछ समय में ख़राब हो जाएगा, उसमें डेप्रिसिएशन भी हो सकता है, और सबसे बड़ी बात अननेसेसरी आपकी उसमें वर्किंग कैपिटल फंस गई। उतने दिनों तक उस पैसे को आप उपयोग नहीं कर सकते उस पैसे का। तो इसलिए मैक्सिमम स्टॉक लेवल भी आपको तय करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सस्ता मिल रहा तो ट्रक भर के आपने माल मंगा लिया। उसके अंतर्गत भी आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें कितने माल की आवश्यकता है, अधिकतम कितना हम स्टॉक रख सकते हैं, वो इसके अंतर्गत हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल हमको तय करने देंगे। इससे ज़्यादा माल हमें स्टॉक में कभी भी नहीं रखना है। तो न्यूनतम और अधिकतम सीमा जो है वो भी हमको तय करनी पड़ती है। अब ये मैक्सिमम स्टॉक लेवल तय करने के लिए हमें कुछ बातों का ध्यान हमको रखना पड़ता है, जैसे उपभोग की दर कि पर डे कितना कंजम्पशन होता है, नया माल प्राप्त करने में कितना हमें समय लगता है, वो भी हमको देखना देखना पड़ेगा। वस्तु का गुण क्या है, भंडारण की हमारे पास क्या व्यवस्था है, भंडारण की लागत कितनी आती है, क्योंकि माल को स्टॉक में यदि आप रखेंगे तो स्टॉक में रखने की कॉस्ट भी आती है, तो वो कॉस्ट कितनी आती है। वैल्यूएशन में माल की मूल्यों में उतार चढ़ाव होता रहता है, कम ज़्यादा होते रहते हैं। कैपिटल हमारे पास कितनी है, कैपिटल ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा पड़ा है, एक्स्ट्रा पैसा है तो हम माल मंगा के रख सकते हैं। लेकिन यदि पैसा नहीं है, लोन लेकर के ब्याज पे पैसा लेकर के यदि माल मंगा के रखते हैं तो उसकी लागत भी आएगी। फिर अप्रचलन कि माल हो सकता है आज हमने एक साथ माल तो ज़्यादा मंगा लिया, कल को वो माल ऑब्सोलीट हो गया, टेक्निक दूसरी आ गई, नई तरह का माल हमें चाहिए तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इंश्योरेंस, उसका भंडारण का, बीमा का खर्चा भी लगता है। फिर सरकार के भी कई प्रकार के सरकारी आदेश निकलते रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें अधिकतम स्टॉक स्तर का निर्धारण करना पड़ता है। फिर आता है औसत स्टॉक स्तर। तो औसत स्टॉक स्तर जैसा नाम से स्पष्ट है, एवरेज, न्यूनतम और अधिकतम जो स्टॉक स्तर है उसका हम औसत निकाल लेते हैं कि एवरेज इतना स्टॉक एट ए टाइम स्टॉक में हमेशा रहना चाहिए। फिर है डेंजर लेवल, सामग्री का भय स्तर। इस स्तर पर तुरंत सामग्री नए मंगवाने पर उत्पादन कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है, अतः यह एक लाल बत्ती का कार्य करता है। जो ये डेंजर लेवल है कि भाई अब इतनी, ये डेंजर लेवल हमें तय करना पड़ेगा, भाई इतनी यूनिट है, अब इतनी यूनिट तक मिनिमम स्टॉक लेवल आपने 100 यूनिट तय किया, तो 100 यूनिट मिनिमम तो ठीक है, लेकिन एक डेंजर लेवल आ जाता है। जैसे कार के अंदर डीजल होता है या पेट्रोल होता है तो उसका एक इंडिकेटर आता है, और इंडिकेटर तय समय पर इंडिकेटर जल जाता है, इंडिकेटर की लाइट जल जाती है, तो वो एक प्रकार से डेंजर लेवल है। अब आपको बता दिया कि अब डेंजर लेवल है, अब आपको इसमें तेल गाड़ी में डलवा लेना चाहिए। इससे जितना नीचे जाएंगे उतनी रिस्क आपकी बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए इसमें भी, स्टॉक में भी एक भय स्तर हमको तय करना पड़ता है, और डेंजर लेवल की हमको गणना इसके अंतर्गत करनी पड़ती है। तो इस प्रकार से इसके अंतर्गत, ये स्टॉक के अंतर्गत
हमें अलग अलग स्तरों पर अलग अलग स्तर सामग्री के हमको ज्ञात करने पड़ते हैं। इन स्तरों की गणना कैसे करें, इनके फॉर्मूला क्या है, सूत्र क्या है और किस प्रकार से क्वेश्चन को इसको सोल्व करेंगे, ये अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करें। धन्यवाद।